नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद। क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल के साथ और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल। महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए इंग्लैंड टीम की घोषणा। साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी टॉप पर बरकरार, मैनचेस्टर यूनाइटेड को बांटने पड़े अंक। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 237 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 64 और लोकेश राहुल ने 49 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। वेस्टइंडीज की ओर से अल्जारी जोसेफ और ओडियन स्मिथ ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 46 ओवर में 193 रन बनाकर आउट हो गई। प्रसिद्ध कृष्ण ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए। कल के मैच पर रिपोर्ट के साथ हैं दीपिका शर्मा। वेस्टइंडीज को पहले 2 वनडे मैचों में हराकर टीम इंडिया ने सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि टीम इंडिया में कम से कम 4 बदलाव हो सकते हैं। खुद कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में जीत के बाद इसके संकेत दिए थे। तीसरे वनडे में शिखर धवन का खेलना पक्का है। इसका मतलब एक बार फिर भारत बदली हुई ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरेगा। दूसरे वनडे में पंत और रोहित ओपनिंग के लिए उतरे थे। अब धवन आएंगे तो वो और रोहित ओपनिंग के लिए उतरेंगे। पंत एक बार फिर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। मिडिल ऑर्डर से दीपक हुड्डा को बेंच पर बिठाया जा सकता है। हुड्डा ने दूसरे वनडे में 29 रनों की अहम पारी खेली थी। साथ ही उन्होंने एक विकेट भी चटकाया था। तीसरे वनडे में गेंदबाजी बिल्कुल अलग दिख सकती है। शार्दुल ठाकुर की जगह दीपक चाहर को मौका मिल सकता है, जो कि नई गेंद के गेंदबाज तो हैं ही, साथ ही उनकी बल्लेबाजी भी बेहतरीन है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज को आराम देकर आवेश खान को डेब्यू का मौका मिल सकता है। दाएं हाथ के ये तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार और बाउंसर के लिए जाना जाता है। स्पिन डिपार्टमेंट में युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। कुलदीप की चोट के बाद वनडे टीम में वापसी हुई है और पहले 2 मैचों में बेंच पर बैठने के बाद अब वो मैदान में उतर सकते हैं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। राकेश, जो कल मैच होने वाला है उसमें परिवर्तन तो जरूर होंगे। आवेश खान भी डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कल जिस ढंग से ऋषभ पंत को ओपनिंग के लिए भेजा गया, उसके बाद चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म हो गया। कुछ ये कह रहे हैं कि विश्व कप को देखते हुए ये एक प्रयोग है। प्रज्ञान ओझा ने कहा कि अगर आपको लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन के साथ जाना है तो ईशान किशन बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, ईशान किशन बहुत ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज के रूप में उभर कर आए हैं डोमेस्टिक में, और दूसरे मैचों में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी वजह से वो भारतीय टीम का हिस्सा भी बने थे। लेकिन आपने सही कहा, जैसा कि वर्ल्ड कप होना है T20 का, तो उसमें क्या है कि आपको काफी ऑप्शंस चाहिए होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि भाई ईशान किशन को देख रखा है, उनको ट्राई किया पहले मैच में, तो अब ऋषभ पंत को भी देख लेते हैं। क्योंकि जो एक टीम के रेगुलर लेफ्ट हैंडेड ओपनर है शिखर धवन, वो अभी कोविड की वजह से इस टीम में नहीं थे, तो अब वो इस अगले मैच के लिए वो अवेलेबल हो गए हैं। तो हो सकता है कि कल वो खेलते हुए नजर आए। और वो जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि उनको T20 टीम से अलग रखा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन टीम अगर युवा खिलाड़ियों की तरफ जाती, क्योंकि आप देखिए आनंद, ऐसा है कि ये टीम हमारी जो है ना पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही है। एक नया कप्तान आपको मिला है, नया कोच आपके साथ है, तो एक नई सोच आएगी उसमें, और उसमें खिलाड़ियों को देखा जाएगा कि किसको कहाँ ले सकते हैं। अगर आपने जैसे प्रज्ञान ओझा की बात की, दूसरे खिलाड़ियों की, इसमें आप अगर आप देखें कि रोहित शर्मा ने क्या कहा। रोहित शर्मा ने बोला कि मुझे कुछ एक अलग करने को कहा गया था। और मैं आपको लगभग 15-16 साल पहले ले जाता हूं कि जब कपिल देव ने बोला था कि जो शॉर्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का, उसमें आप लोगों को, सामने वाली टीम को जितना आश्चर्यचकित करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। तो आपके पास सरप्राइज जो पैकेज है वो होना चाहिए कि टीमें अपनी रणनीतियां नहीं बना सकें। वो एक सबसे बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस चेक किए जा रहे हैं सीरीज के अंदर। सारे जानते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम उतनी मजबूत टीम है नहीं, ये हमें सभी को पता था। लेकिन अब ऑप्शन के बाद अभी
टाइम पड़ा हुआ है, T20s भी होने हैं, उसमें भी ऑप्शंस देखे जाएंगे, भाई क्या क्या हम कर सकते हैं, तो उसके आधार पर कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि टेस्ट किया जाएगा और मुझे लगता है कि कल तो शायद शिखर धवन खेलेंगे। आवेश खान और कुलदीप यादव कल शायद प्लेइंग 11 में नजर आए। देखिए, आवेश खान भी खेल सकते हैं, आपने उनको टीम में लिया है, युवा गेंदबाज हैं, सीरीज आप जीत चुके हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि आप उसको मौका दें जो युवा खिलाड़ी हैं। और कुलदीप यादव को भी अगर आप एक सीनियर खिलाड़ी जो इतना खेल चुका हो हिंदुस्तान के लिए, उसको टीम में रखते हैं आप, तो और वो आपकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स में है अगर भविष्य के लिए, तो मुझे लगता है कि उनको आप मौका देंगे, क्योंकि बेंच पे बिठा के आप एक सीनियर खिलाड़ी को, फिर तो उनका कोई फायदा नहीं है टीम में रखने का अगर आप उनको खिला नहीं रहे हैं। तो इससे तो फिर आप युवा खिलाड़ियों को मौका दीजिए। अगर आपने उनको रखा है तो आपको उनको मौका तो देना ही पड़ेगा। विराट कोहली, देखिए, विराट कोहली का तो मुझे लगता नहीं कि उनको इतनी जल्दी रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि अगर रेस्ट दिया जाता है तो वो अगर बेस्ट ऑफ फॉर्म में चल रहे होते, बड़े रनों का अंबार लगा रहे होते, तो ये हो सकता था। फिर वो जैसे 11 से आप उनको बाहर रखेंगे, आपको पता है कि हिंदुस्तान की क्रिकेट में जो चर्चाएं चलेंगी वो सब चीजें होंगी, तो उससे एक और प्रेशर और एक मोर्चा अलग से खुलेगा हिंदुस्तान के क्रिकेट जो करता धरता है उनके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि विराट कोहली हमारे बहुत प्रमुख बल्लेबाज हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं, जिससे कि वो अपनी अच्छी फॉर्म को हासिल करें। और भारतीय टीम के लिए उतना ही फायदा रहेगा अगर वो बड़ी इनिंग एक खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक लय जो होती है ना, वो पाने वाली बात होती है बड़े बल्लेबाज के लिए, एक बड़ी इनिंग और उसके बाद फिर उनका जो चल पड़ता है हिसाब किताब, उसको रोक पाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली को 11 से बाहर करेंगे। क्या लोकेश राहुल को मिडिल ऑर्डर में ट्राई करने का मकसद यही है कि कोहली अगर लंबे समय तक क्लिक नहीं करते हैं तो वो स्पॉट राहुल लेंगे? देखिए, अब कौन सा स्पॉट वाली जो चीज है ना, वो हिंदुस्तान की क्रिकेट में काफी पहले खत्म हो गई। मैं आपको बताऊं कि अगर हम टेस्ट की बात करें तो 2001 का कोलकाता का ऐतिहासिक टेस्ट मैच, जिसमें हम फॉलो ऑन खेलने के बाद भी जीते थे, तो उसमें नंबर को लेके बड़ा वो था कि वीवीएस लक्ष्मण भी चाहते थे कि मैं नंबर 3 पे बल्लेबाजी करूं, लेकिन राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इनके जैसे बल्लेबाजों के होते हुए, सौरभ गांगुली, उनको नीचे खेलना पड़ता था काफी। लेकिन उस टेस्ट में सेकेंड इनिंग में उनको नंबर 3 पे भेजा गया था और उन्होंने 281 रन की ऐतिहासिक पारी वहां पर खेली थी। तो उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि जो नंबर वाली गेम है ना, वो हिंदुस्तान की क्रिकेट से खत्म हो चुकी है। आज क्रिकेटर बोलता है भाई मुझे खिला लो, किसी भी नंबर पे खिलाओ। आईपीएल में हम देख रहे हैं, हमने बड़े बड़े बल्लेबाज देखे, पहले नंबर पे क्या होता था, एक हक सा हो जाता था बल्लेबाजों का कि भाई इस नंबर पे खेलेंगे। विराट कोहली ने अपने कप्तान रहते हुए अपने को नीचे किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो केएल राहुल को वो लेके चलेंगे। केएल राहुल जो है एक एज ए ओपनर इंडियन टीम में आए थे, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, उनको कभी नीचे खिलाया गया, कभी ऊपर खिलाया गया, क्योंकि जब जगह नहीं बन रही तो आपसे ऑप्शन दिए जाते। वीवीएस लक्ष्मण को ओपन भी कराई गई, उन्होंने उनके आगे ऑप्शन थे, तो वो दूसरों को सलाह देते थे भाई कभी ओपनिंग मत करना जी। तो वो खुद चाहे पहली गेंद पे चले जाएं। राहुल द्रविड़ भी कहते थे चाहे मैं पहली गेंद के बाद ही दूसरी गेंद पे अंदर चला जाऊं, लेकिन मैं ओपन नहीं करूंगा। तो वो बहुत सी चीजें होती है। राहुल द्रविड़ कहते थे वनडे में मुझे विकेट कीपिंग, जिस मैच में वो कप्तानी करते थे वो विकेट कीपिंग नहीं करते थे, लेकिन सौरभ गांगुली उनको विकेट कीपिंग के तौर पे खिलाते थे कि भाई विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी अगर वनडे में आपको खेलना है तो मुझे लगता है वो नंबर वाली चीज तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि ऑप्शंस आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक अगर मिडल ऑर्डर के आपके बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं तो ऑप्शंस तो आपको लेके चलना पड़ेगा। राकेश, इंग्लैंड की टीम की घोषणा हुई वेस्टइंडीज दौरे के लिए, और जो चौंकाने वाला परिणाम था वो ये रहा कि जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, उम्र हो गई है लेकिन पिछले 7 साल में वो इंग्लैंड के सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग गेंदबाज रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। उनको टीम से बाहर कर दिया गया। टीम से बाहर का मतलब शायद अब उनका करियर समाप्त। भारत में खबरें आई कि ईशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा को कहा गया है कि आप फ्यूचर प्लान में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो वो रणजी खेलने से बाहर हो गए हैं। क्या भारत में भी एंडरसन और ब्रॉड वाला जो निर्णय है वो कठोर निर्णय लेने का दौर आ गया है? नहीं, बिल्कुल। मैंने जैसे आपको बताया कि टीम जो है पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही है। नया कप्तान, नया कोच, नई सोच आ रही है टीम के अंदर, जो कि एक लंबे समय के बाद चीजें आ रही हैं ऐसी। तो उसमें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं, जैसे ईशांत शर्मा का आपने जिक्र किया, 100 से ज्यादा टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं और वो टीम में रहते हुए 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर। कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आपके साथ आती हैं कि अब आप टीम के सीनियर मोस्ट तेज गेंदबाज हैं, लेकिन आप नंबर 1 गेंदबाज नहीं है, नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 3 भी नहीं है, नंबर 4 भी नहीं है। तो फिर वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई की तरफ से प्लेयर्स को इस तरह की हिंट दी जाती है कि भाई हम ये फ्यूचर प्लान के साथ चल रहे हैं,
अब आप इसमें देखिए कि क्या कर सकते हैं। अब यहाँ जज्बे की बात आती है। अगर आपके अंदर जज्बा है, हिम्मत है, तो रणजी ट्रॉफी में आप बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाइए तो आपकी भारतीय टीम में वापसी हो सकती है। लेकिन जितना मैं ईशांत शर्मा को जानता हूं, मैंने उनके रणजी ट्रॉफी के पहले मैच से उनको देखा है, बहुत मैच उनके कवर किए और सिलेक्शंस के दौरान जब उन पे होता था कि सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, तो ईशांत का यही कहना होता था अगर हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो भी क्या है, अपना रणजी ट्रॉफी तो खेल रहे हैं। लेकिन जब आप इतने टेस्ट खेलने के बाद, 100 से ज्यादा टेस्ट खेलने के बाद आपको रणजी ट्रॉफी खेल के अपना प्रदर्शन सुधारने को कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी को समझ आ जाता है कि भाई मेरी राह कठिन हो गई है, क्योंकि कई युवा तेज गेंदबाज आ रहे हैं जो कि पहले कहते थे कि नॉकिंग एट द डोर की बजाय वो दरवाजा तोड़ के इंडियन टीम में आने को जा रहा है। आप देखिए शार्दुल ठाकुर को कितनी मुश्किल से मौका मिला और उन्होंने अपनी उपयोगिता दिखाई है, एज ए ऑलराउंडर अपनी उपयोगिता दिखा दी। तो ऐसे ही जैसे आवेश खान है, इनको मौके चाहिए, सिराज है, इनको मौके चाहिए, क्योंकि वो बढ़ते हुए तेज गेंदबाज है और तेज गेंदबाज के अंदर आपको पता है कि युवा होना बहुत बड़ी अहमियत रखता है, या फिर अपने अनुभव से आप इतना स्विंग और कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हो और विकेट चटकाने वाले गेंदबाज चाहिए। तो मुझे लगता है कि ईशांत शर्मा अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे होंगे। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने मना किया है कि वो अवेलेबल नहीं है, ऐसे ही रिद्धिमान साहा ने भी बोला है, क्योंकि वापस रणजी ट्रॉफी में आना इतना खेलने के बाद और फिर वो वर्कलोड लेना, टीम के साथ प्रैक्टिस करना, फिर उतना खेलना भी, तो वो हर एक के, अभी क्योंकि इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट ये लोग खेले हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्ट की तरफ देखते हैं। और क्योंकि आईपीएल भी है तो सोच रहे होंगे कि भाई रणजी ट्रॉफी से बेटर, बहुत प्लेयर ऐसे हुए हैं जो रणजी ट्रॉफी छोड़ते हैं आईपीएल की वजह से। पर क्या आईपीएल में इन दोनों खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, ये तो 12 और 13 फरवरी को जो ऑक्शन होना है उसमें ही पता चलेगा। न्यूजीलैंड में 4 मार्च से शुरू होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए ऑफ स्पिनर चार्ली डीन और बल्लेबाज एमा लैम्ब को इंग्लैंड की महिला टीम में शामिल किया गया है। एमा अब सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमो और लॉरेन विनफील्ड हील के साथ बैकअप होंगी। दूसरी ओर चार्ली बाएं हाथ की सोफी एक्लेस्टोन के बाद स्पिन गेंदबाजी में दूसरी विकल्प होंगी। टीम की बात करें तो हीथर नाइट कप्तान हैं, टैमी ब्यूमो, कैथरीन ब्रंट, फ्रेया डेविस, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, किट क्रॉस, सोफी एक्लेस्टोन, टैश फरांट, एमी जोन्स, एमा लैम्ब, नेट साइवर, एनिया शुभसोल, लॉरेन विनफील्ड हील और डैनी वाइट। इंग्लैंड अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 5 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेडन पार्क में करेगा। बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट में प्रजनेश गुणेश्वरन का सफर सिंगल्स में समाप्त हो गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य के शीर्ष वरीयता प्राप्त जिरी वेस्ले ने गुणेश्वरन को 3-6, 6-2, 6-1 से पराजित किया। पुरुष डबल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी को वॉकओवर मिला। इसके अलावा कोई भी भारतीय जोड़ी अंतिम 8 की बाधा पार करने में सफल नहीं रही है। मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग के शीर्ष पर लिवरपूल से 12 अंक आगे हो गया है। देर रात हुए मैच में सिटी ने ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से हराया। रियाद माहरेज ने पेनल्टी स्पॉट से गोल कर मैन सिटी को आगे कर दिया, जिसके बाद केविन डी ब्रुयना ने 69वें मिनट में गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। अन्य मैचों की बात करें तो साउथहैम्पटन ने टॉटनहम को 3-2 से मात दी। एस्टन विला और लीड्स यूनाइटेड के बीच मैच 3-3 से बराबरी पर समाप्त हुआ। हालांकि दोनों टीमें एक दूसरे पर अपने आक्रामक वार से दबाव बनाती रहीं, लेकिन मैच ड्रॉ रहा। उधर मैनचेस्टर यूनाइटेड का खराब प्रदर्शन जारी है और अब टीम को इंग्लिश प्रीमियर लीग में अंक तालिका में सबसे निचले रैंकिंग वाली टीम बर्नले के साथ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ खेलना पड़ा है। इस ड्रॉ के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड अंक तालिका में शीर्ष 4 से भी बाहर हो गई है। टीम 39 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। आज देर रात लिवरपूल और लेस्टर सिटी के बीच मैच होना है। वहीं दूसरा मुकाबला वॉल्व्स और आर्सेनल के बीच होगा। बहुत संक्षेप में राकेश, क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूवेंटस से मैनचेस्टर यूनाइटेड आए। 2010 के बाद पहली बार वो अपने करियर में 5 मैचों में कोई गोल नहीं कर सके हैं। हाँ, ये काफी हैरान करने वाली बात है कि मतलब 5 मैचों में गोल ना कर पाना। लेकिन क्या होता है कि बड़े स्टार प्लेयर की खासियत ये होती है कि जब बहुत जरूरत होती है टीम को, तो उस समय वो कुछ ना कुछ ऐसा शानदार प्रदर्शन कर जाते हैं और ऐसे ही प्रदर्शन के लिए उन्हें टीम में रखा भी जाता है कि जब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच आपका हो तो उस दिन वो टीम को जीत दिलाएं। तो उसी की जो उम्मीद है वो की जाएगी कि भाई आए, वो बेहतरीन प्रदर्शन करें और गोल करने का जो सिलसिला उनका फिर से शुरू हो। जी हां, दुनिया भर में रोनाल्डो के प्रशंसक भी यही चाह रहे होंगे कि वो फिर से गोल स्कोरिंग टच में वापसी करें।
हॉकी से जुड़ी एक खबर यह है कि नेदरलैंड्स की महिला हॉकी टीम ने 19 और 20 फरवरी को ओडिशा में भारतीय महिला टीम के साथ FIH प्रो लीग में खेलने के लिए इनकार कर दिया है। नेदरलैंड के हवाले से जो खबर आई है उसमें यह कहा गया है कि उनकी मेडिकल टीम ने जो सलाह दी है उसके बाद यह फैसला किया गया है। उधर भारतीय यानी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोमम ने कहा है कि वो इस निर्णय से पूरी तरीके से हैरान में हैं और ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में वो नेदरलैंड्स की टीम के साथ बातचीत करेंगे। और अब आपको शीतकालीन ओलंपिक से जुड़ी एक खबर बताते हैं। पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक में अमेरिका के कॉल्बी स्टीवेंसन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्कीइंग बिग एयर प्रतिस्पर्धा में कल रजत पदक जीता। ये पदक कई मायनों में खास है। क्यों खास है, बता रही हैं दीपिका। कोल्बी स्टीवेंसन, आप में से ज्यादातर लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा। क्रिकेट और फुटबॉल के चकाचौंध से कहीं अलग कोल्बी स्कीइंग करते हैं। वो अमेरिका के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले तो ढेरों खिलाड़ी हैं, हम आज कोल्बी की बात ही क्यों कर रहे हैं? तो जनाब, कोल्बी का सफर कुछ ऐसा है जिसे एक शब्द में बयां करना हो तो वो होगा चमत्कार। 8 मई 2016 को ग्रामीण इडाहो में एक कार हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। एक्सीडेंट में उनकी खोपड़ी, पसलियां, आंख का सॉकेट, जबड़ा और गर्दन टूट गई थी। उनकी खोपड़ी में टाइटेनियम प्लेट लगाने के लिए 2 बड़ी सर्जरी भी करनी पड़ी। डॉक्टर्स ने स्पोर्ट्स एरिना में उनकी वापसी की उम्मीदों को लगभग नकार दिया था। वो डिप्रेशन में चले गए और असहनीय दर्द के कारण उनका जीवन बेहद कठिन हो गया। यहीं से शुरू हुआ कोल्बी के संघर्ष का वो सफर जिसे उन्होंने अपने हौसले, मजबूत इरादे और संकल्प शक्ति के सहारे सच कर दिखाया, जो इस दुनिया में विरले ही देखने को मिलता है। कोल्बी 2018 के शीतकालीन खेलों में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने वापसी की उम्मीदें बरकरार रखीं। 24 साल के कोल्बी पेइचिंग में पुरुषों की फ्री स्टाइल स्कीइंग बिग एयर इवेंट में दावेदारी पेश करने उतरे तो खेल में वापसी करने का सपना तो पूरा हो चुका था, लेकिन पदक जीतकर एक नई उपलब्धि हासिल करने की इच्छा अब भी बाकी थी। वो कभी इस इवेंट में पोडियम फिनिश नहीं कर पाए थे। कोल्बी ने इस इवेंट में अपनी नई ट्रिक से दुनिया भर के एथलीट को चारों खाने चित कर दिया। जापान ग्रैब के साथ नोज बटर 16, इस ट्रिक के सहारे उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। जापान ग्रैब के साथ ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। इस जीत पर कोल्बी ने कहा कि 2016 में उनका दिल टूटा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत और पॉजिटिव थिंकिंग के सहारे यहाँ तक का सफर तय करके खुद को भी चकित कर दिया है। ये उस सपने को पूरा करने जैसा है जिसके बारे में उस समय मैं सोच भी नहीं सकता था। कोल्बी की ये जीत हम सबको भी कई सीख देती है। परेशानियों के बीच आत्मविश्वास बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। राकेश, आप लंबे समय से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हैं और जब इस तरह का कोई खिलाड़ी बहुत ही संकट के हालात से आकर ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर पदक जीतता है तो वो समाज के लिए भी आइकन बन जाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि न केवल ये जो शीतकालीन खेलों के खिलाड़ी हैं उनके लिए, बल्कि दुनिया भर के हर खिलाड़ी के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक इनका जो प्रदर्शन है और जिस तरह से बाधाओं को पार करके जिस तरीके से चीजें हम देखते हैं कि खिलाड़ी थकान या घर वालों से दूरी रहने कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मान लेते हैं, कई लोग खेल छोड़ देते हैं और इस तरह से चोटों से उभरते हुए इतने ऑपरेशंस के बाद, और मैं 24 साल की उम्र, आप देखिए कि बड़ी चीज ये है कि अभी 24 साल की उम्र है, उसके बाद इतना जज्बा इन्होंने जो दिखाया वो सारे खेलों के खिलाड़ियों के लिए मुझे लगता है बहुत ही प्रेरणादायक इनका वो रहेगा, ये इनकी जो प्रदर्शन है, और दुनिया भर में लोग इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। और ये देखिए, मुझे लगता है कि रातों रात ये काफी जाना पहचाना नाम जो है खेलों की दुनिया में बन चुका है। जी हां, भारत में कोल्बी स्टीवेंसन को शायद ही कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन इस जीत के बाद और उनकी इस कहानी के बाद जरूर उनके बारे में लोग जानना चाहेंगे। और उन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष किया और उसके बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, उनसे प्रेरित होंगे और वो भी अपने अपने जीवन में सफल होने के लिए कदम बढ़ाएंगे। राकेश जी, स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।